हेलो एवरीवन, आज हम यूनिट एंड मेजरमेंट के पार्ट सेकंड को स्टडी करेंगे। इसके अंदर हम कुछ लार्ज डिस्टेंसेज को कैलकुलेट करने का मेथड डिस्कस करेंगे। ठीक है, तो हम जैसे हमें पता है कि लेंथ को कैसे मेजर कर सकते हैं, या तो मीटर स्केल से यूज कर सकते हैं, या हमारे जो लेबोरेटरी के अंदर कुछ इंस्ट्रूमेंट होते हैं उनसे हम किसी भी लेंथ को मेजर कर सकते हैं। तो जैसे अगर नॉर्मली बात करें तो एक मीटर स्केल से हम यूज करते हैं इस तरह की लेंथ को मेजर करने के लिए 10⁻³ मीटर से लेकर 10⁻² मीटर तक की जो लेंथ है ना, उसको हम मीटर स्केल से मेजर कर सकते हैं। जो हमारा वर्नियर कैलिपर होता है, जो एक इंस्ट्रूमेंट होता है, वो भी हमारा लेंथ मेजर करने के लिए यूज होता है। तो उसको यूज कर सकते हैं टू एन एक्यूरेसी ऑफ 10⁻⁴ मीटर। ठीक है, तो जो हमारा मीटर स्केल था वो तो था 10⁻³ मीटर से लेकर 2 तक, 10⁻² मीटर। और जो वर्नियर कैलिपर है वो हमारा 10⁻⁴ मीटर की लेंथ भी मेजर कर सकता है। अब हमारा एक स्क्रू गोज हम यूज करते हैं, स्क्रू गोज और एक स्पेरोमीटर होता है। तो दोनों को हम यूज़ कर सकते हैं टू मेजर लेंथ्स एज लेस एज 10⁻⁵ मीटर। ठीक है, तो 10⁻³ मीटर तो मीटर स्केल से मेजर हो जाएगा, और जो वर्नियर कैलिपर है उससे हम 10⁻⁴ मीटर की मेजर कर सकते हैं, और जो हमारा स्क्रू गोज है या स्पेरोमीटर है उससे हम 10⁻⁵ मीटर के लेंथ को मेजर कर सकते हैं। ठीक है, तो टू मेजर लेंथ बियॉन्ड दिस रेंज, तो इतनी रेंज तो हम इनसे माप सकते हैं, जैसे मीटर स्केल से, वर्नियर कैलिपर से, या स्क्रू गोज से, या स्पेरोमीटर से। तो ये 10⁻⁵ तक की हम रेंज निकाल सकते हैं। लेकिन टू मेजर लेंथ बियॉन्ड दिस रेंज, इन रेंज के बियॉन्ड अगर हमें कुछ लेंथ निकालनी है ना, तो वी मेक यूज ऑफ सम स्पेशल इनडायरेक्ट मेथड। ठीक है, तो हमें कुछ और मेथड यूज करने पड़ेंगे, क्योंकि इनसे तो निकलेंगे नहीं। ठीक है, तो जैसे मेजरमेंट ऑफ लार्ज डिस्टेंसेज, लार्ज डिस्टेंस किस टाइप के, जैसे सच एज डिस्टेंस ऑफ प्लैनेट और स्टार फ्रॉम द अर्थ। जो कोई भी प्लैनेट हमारे अर्थ के अराउंड रिवॉल्व कर रहा है, उसका डिस्टेंस अगर हमें अर्थ से निकालना है ना, तो वो उसको मेजर नहीं करा जा सकता विद मीटर स्केल, क्योंकि मीटर स्केल से तो मेजर नहीं कर सकते ना, क्योंकि मीटर स्केल की रेंज होती है 10⁻³ मीटर टू 10⁻² मीटर। ठीक है, तो एन इम्पोर्टेंट मेथड टू फॉर सच केसेस, देखो ऐसे केसेस के लिए जो एक इम्पोर्टेंट मेथड यूज होता है पैरेलैक्स मेथड। तो हमें अगर डिस्टेंस ऑफ प्लैनेट और स्टार फ्रॉम अर्थ निकालना है ना, तो उसको मीटर स्केल से तो मेजर नहीं कर सकते, उसके लिए एक स्पेशल मेथड यूज होता है, उसे कहा जाता है पैरेलैक्स मेथड। इसी मेथड को हम आज स्टडी करेंगे। तो अगर इसका कोई नॉर्मली कोई एग्जांपल लेना, तो मान लीजिए हम क्या करते हैं, व्हेन वी होल्ड ए पेंसिल इन फ्रंट ऑफ यू अगेंस्ट सम स्पेसिफिक पॉइंट ऑन द बैकग्राउंड। ठीक है, तो हमने एक पेंसिल को हमारी आंखों के सामने होल्ड करा। ठीक है, और उसके बैकग्राउंड में मान लो दीवार है। एक बार हम एक आइज़ को बंद करते हैं, एक बार दूसरी आई को बंद करते हैं। तो अब क्या करते हैं, जैसे किसी स्पेसिफिक पॉइंट मान लो बैकग्राउंड में इसके वॉल है, हमने हमारी आंखों के सामने एक पेंसिल को होल्ड किया। तो एंड लुक एट द पेंसिल फर्स्ट थ्रो योर लेफ्ट आई, कि सबसे पहले हमने हमारी लेफ्ट आई से देखा, राइट आई को हमने बंद कर लिया, लेफ्ट आई ए एंड क्लोजिंग द राइट आई, एंड देन लुक एट द पेंसिल थ्रो योर राइट आई, फिर हमने राइट आई से देखा और हमने लेफ्ट आई को बंद कर दिया। तो you would notice that the position of the pencil seems to change with respect to the point on the wall। ठीक है, तो क्योंकि देखो हमने क्या माना था, पेंसिल के बैकग्राउंड में वॉल मानी थी। जब हम एक आंख से एक बार देखें, दूसरी आंख से दूसरी बार देखें, तो हमें स्लाइटली चेंज लगेगा कि हमारा जो वॉल के ऊपर जो इसका पॉइंट था ना, जो पेंसिल का, वो जो लेफ्ट आई से देखा है, राइट आई से देखा, उसमें दोनों में चेंज मिलेगा हमें। ठीक है, तो हमें नोटिस होगा कि कुछ ना कुछ पोजिशन में चेंज है। तो दिस इज कॉल्ड पैरेलैक्स। इसे ही कहा जाता है कि पैरेलैक्स, कि जो पोजीशन में चेंज व्हेन वी सी फ्रॉम, एक बार लेफ्ट आई, एक बार मतलब राइट आई से देखा। ठीक है, तो डिस्टेंस बिटवीन टू पॉइंट्स ऑफ ऑब्जर्वेशन इज कॉल्ड बेसिस। तो जो हमारे लेफ्ट आई और राइट आई के बीच का डिस्टेंस हो गया ना, उसे कह दिया मैंने बेसिस। तो जो जहाँ से हम ऑब्जर्व कर रहे हैं, ऑब्जर्व हम या तो लेफ्ट आई से कर रहे हैं या राइट आई से कर रहे हैं। तो इस एग्जांपल के अंदर, इन दिस एग्जांपल, जो बेसिस है वो है डिस्टेंस बिटवीन आइज। तो अलग जो हमारी टू आइज है उसके बीच का डिस्टेंस हमारा बेसिस है। तो अब हम मेजर करते हैं जो प्लैनेट का अर्थ से डिस्टेंस। तो टू मेजर डिस्टेंस डी
डिस्टेंस डी मान लिया हमने, और फिर फार अवे प्लैनेट एस बाय पैरेलैक्स मेथड, कि कोई एस नाम का प्लैनेट है, उसको उसका अर्थ से डिस्टेंस मान लिया हमने कैपिटल डी, उसको हमने मेजर करना है। तो सबसे पहले हम मान लेते हैं कि 2 डिफरेंट पोजीशन ऑन अर्थ, तो अर्थ के ऊपर 2 डिफरेंट पोजीशन मान लेते हैं। तो अगर डायग्राम की बात करें तो ये ए और बी हमने 2 पोजीशन मान ली, ए और बी हमारी 2 पोजीशन है अर्थ के ऊपर, और उन दोनों पोजीशन के बीच का डिस्टेंस हमने स्मॉल बी मान लिया, और जो हमारा प्लैनेट था वो था एस, तो ये हमारा प्लैनेट है एस, इसका और ये जो हमारी पोजीशन थी ए और बी, इनके बीच का डिस्टेंस हमने कैपिटल डी, कैपिटल क्योंकि दोनों का डिस्टेंस सेम होएगा तो हमने कैपिटल डी मान लिया, क्योंकि देखो ये प्लैनेट है ना, जो अर्थ के ऊपर पोजीशन है उनसे काफ़ी दूर होगा, तो इनमें डिस्टेंस इतना ज़्यादा है कि ये लगभग जो वैल्यू है वो सेम रहेगी। ठीक है, तो कैपिटल डी एक तरह से डिस्टेंस हो गया पोजीशन ऑन अर्थ एंड बिटवीन प्लैनेट, और जो ये 2 पोजीशन ए एंड बी जो अर्थ के ऊपर पोजीशन है वो प्लैनेट के साथ मान लीजिए हमने थीटा एंगल बनाती है, तो ये हमने एंगल मान लिया। तो इसके अंदर हमने क्या स्टडी करेंगे कि वी ऑब्जर्व दैट फ्रॉम 2 डिफरेंट पोजीशन ए एंड बी ऑन अर्थ, कि अर्थ के ऊपर जो 2 पोजीशन है ना ए और बी, जिनका डिस्टेंस स्मॉल बी है, ठीक है, और इनका डिस्टेंस मतलब स्मॉल डी है, और हमने एंगल मान लिया इसका थीटा, तो वी मेजर द एंगल बिटवीन द 2 डायरेक्शन अलॉन्ग विच द प्लैनेट इज व्यूड एट दिस पॉइंट। तो इन दोनों के बीच का हम एंगल मेजर कर लेंगे कि कितने एंगल का डिफरेंस हो गया जब हम एक पोजीशन से दूसरी पोजीशन से, मतलब एक बार एक पोजीशन से देखा, एक बार दूसरी पोजीशन से देखा, अर्थ से जो प्लैनेट का डिस्टेंस एक तरह से मेजर करा या हमने व्यू करा, तो हम एक तरह से उसका उन दोनों के बीच का, उन दोनों पोजीशन के बीच का एंगल निकाल लेते हैं जो वो प्लैनेट के साथ बनाती है। तो जो एंगल है वो मान लिया ए एस बी, क्योंकि ए और बी पोजीशन थी, एस हमारा प्लैनेट था, उसे कहा जाएगा पैरेलैक्स एंगल या पैरेलैक्टिक एंगल, तो ये हमारा एंगल हो गया। तो जो प्लैनेट है ना वो इतनी ज़्यादा दूर है कि जो हमने अर्थ पे 2 पोजीशन लिया है, कि वो जो अर्थ पे पोजीशन लिया है ना वो डिस्टेंस काफ़ी स्मॉल है, मतलब जो प्लैनेट है वो कुछ ज़्यादा ही दूर है और उनकी पोजीशन का डिस्टेंस इतना ज़्यादा नहीं है। तो एक तरह से कह सकते हैं कि जो बी था हमारा, बी था जो पोजीशन के बीच का डिस्टेंस, ए और बी के बीच का डिस्टेंस अपॉन डी, डी था हमारा कैपिटल डी जो प्लैनेट का डिस्टेंस फ्रॉम अर्थ पोजीशन ऑफ अर्थ, ठीक है, अर्थ की 2 पोजीशन से। तो इनकी रेशियो अगर निकालने तो ये लेस देन 1 आएगी, मतलब बहुत ज़्यादा छोटी वैल्यू आएगी, क्योंकि जो हमारा कैपिटल डी की वैल्यू है, जो डिस्टेंस है प्लैनेट का अर्थ से, वो काफ़ी ज़्यादा बड़ा है, ठीक है, क्योंकि एंगल बहुत ज़्यादा। तो इसका मतलब ये हो गया, अगर ये डिस्टेंस ज़्यादा बड़ा हो गया ना, तो इससे हम कह सकते हैं, मान लीजिए, तो इससे हमें पता लग गया, देखो ये स्मॉल बी की वैल्यू तो बहुत छोटी होगी और ये कैपिटल डी है ये बहुत ज़्यादा बड़ा हो गया। इससे कह सकते हैं कि ये जो एंगल है ना थीटा वो काफ़ी स्मॉल होगा, ठीक है। तो इससे हम कह सकते हैं कि ये एंगल बहुत ज़्यादा स्मॉल होगा, मतलब जो पैरेलैक्स एंगल है या पैरेलैक्टिक एंगल है, ठीक है। तो ये हमारा बहुत ज़्यादा स्मॉल एंगल होगा। तो अभी हमने स्टडी किया था कि जो एंगल है स्मॉल होगा। तो देन वी अप्रोक्सीमेटली टेक ए बी एज एन आर्क, जो ए बी पोजिशन है अर्थ के ऊपर, तो अर्थ के ऊपर 2 पोजिशन लिए हैं, उसको एक तरह से हम आर्क की फॉर्म में एज्यूम कर सकते हैं, क्योंकि ये ए बी बहुत ज़्यादा स्मॉल है डिस्टेंस के कंपेयर में फ्रॉम प्लैनेट, मतलब इसमें ए बी को आर्क मान सकते हैं, और उसकी लेंथ हमारी स्मॉल भी होगी, ऑफ सर्कल विद सेंटर एट एस, क्योंकि देखो डिस्टेंस है ना और दोनों केस में कैपिटल डी है, तो हम कह सकते हैं कि ए बी आर्क होगी, और एक तरह से ये सर्कल बन गया जिसका सेंटर कैपिटल डी है, तो इसका सेंटर एस पे है और इसका डिस्टेंस कैपिटल डी है, और रेडियस हमारा हो गया ए एस या बी एस, दोनों की वैल्यू हमारी कैपिटल डी होगी, ठीक है, ये हमारी एंगल होगी, तो ये कैपिटल डी हमारी वैल्यू होगी, ठीक है। ए बी मतलब ए बी क्या था हमारा, आर्क थी। देखो एक फॉर्मूला होता था कि थीटा इक्वल टू आर्क बाय रेडियस, रेडियस इस केस में कैपिटल डी है, तो अगर इस केस में कहें तो आर्क हमारी क्या आएगी, जैसे आर्क होएगी ना, आर्क हमारी डी इंटू थीटा, तो यहाँ पर जो हमारी वैल्यू आई है ना,
जैसे अगर देखो यहाँ पर, तो ए बी आर्क थी ना हमारी, उसकी वैल्यू आ गई स्मॉल बी या डी इंटू एंगल, एंगल का मतलब तो डी इंटू थीटा, क्योंकि आर्क इक्वल टू मतलब थीटा इक्वल टू आर्क बाय रेडियस होता है, तो यहाँ से आर्क आ गया थीटा इंटू रेडियस। ठीक है, तो ये हमारा ए बी की वैल्यू डी थीटा आ गई, तो ए बी हमारी वैल्यू आ गई डी थीटा, ये हमारी आर्क की वैल्यू आ गई। तो हमने जो कैपिटल डी तो मानना था हमने डिस्टेंस ऑफ प्लैनेट फ्रॉम अर्थ, हम मान लेते हैं कि जो प्लैनेट है उसका डायमीटर स्मॉल डी है, तो अगर स्मॉल डी डायमीटर है प्लैनेट का और कैपिटल डी हमारा डिस्टेंस ऑफ प्लैनेट फ्रॉम अर्थ था, और ए मान लेते हैं हम एंगुलर साइज ऑफ प्लैनेट व्यूड थ्रू टेलीस्कोप। अगर टेलीस्कोप से देखें ए तो मान लेते हैं इसका एंगुलर साइज, और स्मॉल डी मान लेते हैं डायमीटर ऑफ प्लैनेट। ठीक है, और डी हमने कैपिटल डी मान लिया था हमने डायमीटर ऑफ प्लैनेट। ठीक है, देखो, और डी कैपिटल डी मान लिया था हमने डिस्टेंस ऑफ प्लैनेट फ्रॉम अर्थ। ठीक है, तो अब हमें डायमीटर ऑफ प्लैनेट निकालना है एक तरह से। ठीक है, तो हैविंग डी इज नोन वी कैन कैलकुलेट द डायमीटर ऑफ ए प्लैनेट बाय फॉर्मूला। देखो, अगर हमें देखो जो प्लैनेट है, कोई भी प्लैनेट है उसका हमें साइज तो पता ही होता है। ठीक है, तो अगर हमें डायमीटर ऑफ प्लैनेट निकालना है कि प्लैनेट का डायमीटर क्या है, तो अगर हमें कोई भी दो चीज़ पता होगी हम तीसरी चीज़ निकाल देंगे। तो अगर जो एंगुलर हमारा साइज था वो पता है हमें प्लैनेट का, और हमें स्मॉल डी जैसे कैपिटल डी हमें पता हो कि उसके बीच का डिस्टेंस कितना है, अर्थ से प्लैनेट के बीच का डिस्टेंस कितना है, तो हम जो डायमीटर ऑफ अर्थ है वो प्लैनेट है वो निकाल सकते हैं। ऐसे ही अगर हमें एंगुलर साइज पता हो और इस केस में जो डायमीटर ऑफ प्लैनेट पता हो, तो हम डिस्टेंस निकाल सकते हैं फ्रॉम प्लैनेट फ्रॉम अर्थ। ठीक है, तो ये हमारा फॉर्मूला हो गया कि एंगुलर साइज इक्वल टू, एंगुलर साइज का फॉर्मूला आ गया हमारा कि डायमीटर ऑफ प्लैनेट अपॉन डिस्टेंस ऑफ प्लैनेट फ्रॉम द अर्थ। ठीक है, ये हमारा फॉर्मूला हो गया। इस फॉर्मूले से एक तरह से हम जो डिस्टेंस को कैलकुलेट कर सकते हैं, जो हमें डिस्टेंस लार्ज डिस्टेंस कैलकुलेट करना है ना, क्योंकि देखो जो डायमीटर ऑफ प्लैनेट है वो भी एक लार्ज डिस्टेंस होगा जो स्मॉल डी है, और जो कैपिटल डी है जो डिस्टेंस ऑफ प्लैनेट फ्रॉम अर्थ है वो भी एक लार्ज डिस्टेंस होगा। तो इनमें से कोई भी एक डिस्टेंस हमें पता हो और एंगुलर साइज हमें पता हो, तो हम तीसरी चीज़ ऑटोमेटिकली निकाल सकते हैं। तो हम एक तरह से पैरेलैक्स मेथड से लार्ज डिस्टेंसेस को कैलकुलेट कर सकते हैं। तो अगर स्मॉल डिस्टेंस के लिए मीटर स्केल था, वर्नियर स्केल था, स्क्रू गोज था, स्पैरोमीटर था, और लार्ज डिस्टेंस के लिए हमने यूज़ कर लिया पैरेलैक्स मेथड। ठीक है, थैंक यू।